बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडी पार्क चैनल में। बहुत सारे बच्चों का यह डिमांड मुझसे रहा है, लगातार कंटिन्यू मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा डिमांड रहा है कि सॉल्यूशन चैप्टर जो कि 12th क्लास का NCERT का सेकेंड चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल सर हम लोग को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो मैं यूट्यूब पर स्टडी पार्क चैनल के माध्यम से न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो कि आप लोग के कन्फ्यूजन को, आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। उसमें एक क्वेश्चन है NCERT का 2.6 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने लिखा है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 MnHCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली with 1 gram mixture of Na2CO3 sodium carbonate and NaHCO3 sodium bicarbonate containing equimolar amounts of both। इसका हिंदी में है, यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 और NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 MnHCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। एक्चुअली यह टाइट्रेशन से संबंधित बात हो गई। क्वेश्चन आपको पहले मैं समझा लूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कोई बर्तन है, जिस बर्तन में हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है, वेट है हमारे पास 1 ग्राम। और इस 1 ग्राम में क्या क्या चीज़ है, तो 2 चीज़ें हमारे पास हैं। एक है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और एक है NaHCO3। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, इसमें दोनों चीज़ें मिला करके 1 ग्राम है। ये दोनों ही यहाँ पर बेस की तरह व्यवहार करेंगे। क्या चीज़ है? ये बेस है, बेस की तरह व्यवहार करते हैं। अब इसमें एसिड मिला रहा है। एसिड एक सॉल्यूशन के फॉर्म में है। हम एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड पर हमारा पीपेट लगा हुआ है और इसमें HCl एसिड बना दिया गया है। इसमें HCl भरा हुआ है। HCl का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। इसकी मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी है 0.1 मोल पर लीटर इसकी मोलरिटी है। अब HCl हमारे पास इसमें लिए हैं, इसको बूंद बूंद टपका रहे हैं। तो यह HCl इस 1 ग्राम मिक्सचर जो है Na2CO3 NaHCO3 दोनों के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो HCl हमारा एसिड है और यह दोनों बेस हैं, आपस में रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रल सब्सटेंस साल्ट बनेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए HCl डाला जा रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम हम लोग का दोनों का मिक्सचर है, Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर लिए हैं, 1 ग्राम लिए हुए हैं। इसमें इस मोलरता वाली 0.1 मोलरिटी वाली HCl की कितनी वॉल्यूम, कितना मिलीलीटर इसमें ऐड कर देंगे कि पूरा का पूरा 1 ग्राम मिक्सचर न्यूट्रल हो जाए। यही हमारा क्वेश्चन है। हमारा 1 ग्राम मिक्सचर है, उस 1 ग्राम मिक्सचर में कितना मिलीलीटर HCl डालेंगे कि सारा का सारा मिक्सचर HCl के साथ रिएक्शन करके साल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो बताएं कि 0.1 मिलीलीटर 0.1 मोलरिटी वाले HCl की कितनी वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ने वाली है। यही हमारा क्वेश्चन है। साथ में हमारे पास क्वेश्चन में एक बात जोड़ दिया है और उस बात को हम लोग को फोकस करना है कि दोनों का मोल सेम है। यानी अगर हम वेट ऑफ मिक्सचर करें, मिक्सचर का वेट हम देखें तो मिक्सचर का वेट 1 ग्राम है और इस 1 ग्राम में 2 चीज़ें हैं। क्या चीज़ है? वेट ऑफ 1 ग्राम का वेट जो है मिक्सचर का वेट है, यानी वेट ऑफ Na2CO3 और प्लस वेट ऑफ NaHCO3, दोनों का वेट 1 ग्राम है। क्वेश्चन में यह बात दिया है। दूसरा चीज़ क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है इस सॉल्यूशन की मोलरिटी, लेकिन साथ में कह रहा है कि दोनों की मोलों की संख्या समान है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 MnHCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCl कंटेनिंग इक्विमोलर। एक शब्द है इक्विमोलर है, तो मोलों की संख्या समान बोल रहा है। इसका मतलब मोल ऑफ Na2CO3 बराबर है मोल ऑफ NaHCO3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है NCERT का। साथ में अगर मोलरिटी की बात करें किस चीज़ की,
HCl की, तो दिया है 0.1 मोल पर लीटर दिया है। तो पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ HCl कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है, यह हमारे क्वेश्चन में है। चलिए हम पहले ये पता कर लेते हैं। अगर हम यह पता कर लेंगे कि एक्चुअली 1 ग्राम मिक्सचर में कितना ग्राम Na2CO3 है और कितना ग्राम NaSCO3 है, इनका वेट या इनका मोल अगर हम पता कर लेते हैं, तो हम रिएक्शन के माध्यम से यानी मोल एनालिसिस के माध्यम से हम लोग यह जान पाएंगे कि HCl का कितना मोल चाहिए। जब HCl का मोल हमको पता चल जाएगा तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट वेट ऑफ Na2CO3, इतनी तो हिंदी आप लोग को समझ में आती है। हम मान लेते हैं x ग्राम है। Na2CO3 इस 1 ग्राम के मिक्सचर में x ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि हमको मिक्सचर का वेट दिया है 1 ग्राम, लेकिन ये नहीं बताया है कि इसमें Na2CO3 कितना है और NaSCO3 कितना है। तो हमने मान लिया कि Na2CO3 का वेट x ग्राम है। तो अब हमारे पास वेट ऑफ NaHCO3 निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल वेट 1 ग्राम है तो 1 माइनस x ग्राम हमारा हो जाएगा। अब हम मोल पता करते हैं। अगर मुझे मोल ऑफ Na2CO3 लिखना है तो फार्मूला होता है वेट बाई मोलिकुलर मास। वेट है इसका x ग्राम और Na2CO3 का मोलिकुलर मास 23 दूना 46, 12 और 16 48, टोटल 106 हो जाएगा। इतना मोल हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह से मुझे वेट निकालना है, मोल निकालना है NaHCO3 का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट बाई मोलिकुलर मास, यानी इसका वेट कितना आ गया है 1 माइनस x अपॉन इसका मोलिकुलर मास 23, 1 24, 12 और 16 48, टोटल 84। यह इतना मोल इसका हो गया। तो तय हो गया कि इस मिक्सचर में वेरिएबल के टर्म में इतना मोल सोडियम कार्बोनेट है और इतना मोल सोडियम बाइकार्बोनेट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इक्विमोलर हैं, यानी दोनों का वेट सेम हो या ना हो, लेकिन दोनों का उस मिक्सचर में मोल सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ NaHCO3, दोनों का मोल सेम है, यानी x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 84। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा हमारा वैल्यू 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। अगर इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं तो इस वेरिएबल को उस साइड ले जाऊं तो 190x इज इक्वल टू 106, x इज इक्वल टू 106 अपॉन 190, यह वैल्यू हो गया। x क्या है, व्हाट इज x? x इज द वेट ऑफ Na2CO3 इन 1 ग्राम मिक्सचर। तो इसका मतलब है कि जो x है वो Na2CO3 का वजन है 1 ग्राम मिक्सचर में। तो अगर मुझे बात करें वेट ऑफ Na2CO3 तो यह इसका वैल्यू x के बराबर है, यानी 106 बटा में 190 ग्राम के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से हमारा अगर वेट की बात करें, वेट ऑफ NaHCO3 की बात करें तो इसका वेट जो है 1 माइनस x के बराबर है, यानी 1 माइनस x का वैल्यू 106 अपॉन 190, यानी वेट आ जाएगा 84 अपॉन 190, इतना ग्राम है। दोनों का वेट हमको पता चल गया। तो चलो ये बात तो पता चल गई कम से कम कि 1 ग्राम के मिक्सचर में इसका वेट इतना ग्राम है और सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट इतना ग्राम है। अब हम लोग मोल एनालिसिस करने जा रहे हैं। मोल एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसको डेसिमल में कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी पर कर लेंगे, आसान रहेगा। मोल एनालिसिस में रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन है Na2CO3। अगर इस बर्तन में Na2CO3 लिए हो, HCl डालोगे तो Na2CO3 बेस है यानी क्षार है और HCl अम्ल है यानी एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्या बनेगा उस रिएक्शन को देखते हैं। न्यूट्रल होगा। Na2CO3 में जब हम HCl डालेंगे
बैलेंस रिएक्शन, तो ये आपस में रिएक्शन करके बनाएगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनाएगा। यह रिएक्शन लिखेगा Na2CO2 और प्लस में H2O बनाएगा। ध्यान से देखें, इसका 1 मोल को अगर पूरी तरह से न्यूट्रल करना है, साल्ट बन रहा है, ये बेस है, ये एसिड है, साल्ट बन रहा है, CO2 और H2O बन रहा है। इसके 1 मोल को मोल मोल एनालिसिस से देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। इसके 1 मोल को बैलेंस करना है तो इसको 2 मोल डालना पड़ेगा। 1 मोल के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। 1 मोल के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड है? 2 मोल। 1 मोल का मतलब कि इसका वेट जो हो जाएगा, इसका वेट 1 मोल का वेट मोलिकुलर मास के बराबर हो जाएगा। 1 मोल का वेट मोलिकुलर मास के बराबर हो जाएगा 106 ग्राम होगा। यानी इसके 1 मोल को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का 2 मोल चाहिए। यानी 106 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए। तो आ जाइए यूनिटरी मेथड पर। सिंस 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 is neutralized by 2 मोल ऑफ HCl। हिंदी वाले समझ लें इस बात को। 106 ग्राम Na2CO3 उदासीन किया जाता है 2 मोल HCl के द्वारा, लेकिन हमारे पास 106 ग्राम को न्यूट्रल करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 1 ग्राम के मिक्सचर में Na2CO3 का वजन इतना आया है, तो हमको इतना को ही न्यूट्रलाइज करना है। तो 106 ग्राम को उदासीन करने के लिए 2 मोल चाहिए, तो 1 ग्राम को उदासीन करने के लिए कितना चाहिए? तो 2/106 इतना मोल HCl की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे पास 1 ग्राम भी नहीं है, बल्कि 1 ग्राम में टोटल इतना वजन है Na2CO3 का। तो 106/190 ग्राम अगर हमारे पास Na2CO3 है, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो कितना चाहिए? 106 और हो जाएगा 106/190 कट गया, यानी 2/190 मोल HCl इज रिक्वायर्ड। चलो एक बात तो समझ में आ गई। वो क्या समझ में आ गई कि अगर मुझे इस मिक्सचर में HCl डालें तो Na2CO3 का जितना अमाउंट है, उस अमाउंट को न्यूट्रल करने के लिए इतना मोल HCl की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे कि NaHCO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलो, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो इसका भी रिएक्शन लिख लो। NaHCO3 रिएक्शन करेगा HCl के साथ, तो रिएक्शन में ये बेस एसिड तो बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ध्यान से देखें, इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज अगर करना है तो इसका 1 मोल चाहिए। ओके, 1 मोल का मतलब अगर हम वेट की बात करें तो इसका 1 मोल मतलब 84 ग्राम। 84 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल HCl जरूरी है, तो चूँकि लिख देते हैं 84 ग्राम NaHCO3 को इज न्यूट्रलाइज्ड बाई 1 मोल HCl। 1 मोल HCl, तो अगर हमको 1 ग्राम अगर रहे तो न्यूट्रलाइज करने के लिए 1/84 मोल HCl की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन हमारे पास 1 मोल NaHCO3 नहीं है, बल्कि 1 ग्राम के मिक्सचर में इतना ही है, तो इतने को हमको न्यूट्रलाइज करना है। तो 84/190 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए? 1/84 इंटू 84/190, एक क्रॉस हो जाएगा, यानी 1/190 मोल HCl इज रिक्वायर्ड। इतनी HCl की मात्रा की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब हमारे पास 2 बातें आ गई। हमारे पास मिक्सचर था Na2CO3 और NaHCO3। Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना मोल HCl चाहिए, और शेष बचे NaHCO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना मोल चाहिए। तो टोटल मोल्स
moles of HCl required to neutralize द मिक्सचर को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए टोटल मोल कितना चाहिए। तो उधर है 2 अपॉन, वहाँ देखिए इस कॉर्नर में 2 अपॉन 190, 2 अपॉन 190 और यहाँ पर है 1 अपॉन 190। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 190 मोल HCl की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इतना मोल तो हमको HCl की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो क्या करना है, अब हमें निकालना है, पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना चाहिए, HCl की कितना मिलीलीटर की ज़रूरत है। तो हम फार्मूला लगाएंगे कि मोलरिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl यह है। इसकी मोलरिटी क्वेश्चन में दी हुई है 0.1 मोल पर लीटर। तो ये हो गया 0.1 इज इक्वल टू मोल कितना हो गया है 3 अपॉन 190 1000 अपॉन क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इस आधार पर अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ HCl निकालना है तो क्या करूँगा, इसको इधर कर दूँ, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई 3000 और 190 इंटू 0.1 कर देंगे। तो यानी VHCl इज इक्वल टू 3000, अगर इसे हम कटा दें तो 19 हो जाएगा और 300 बटा में 1.9 हो जाएगा। तो VHCl इज इक्वल टू आ जाएगा 157.8 मिलीलीटर। यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 2.7 पर चलते हैं। 2.6 बना चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 2.7 पर चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। बाय मास का मतलब वेट बाय वेट। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को अगर हिंदी पढ़ लूँ, द्रव्यमान के दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि मतलब वेट बाय वेट दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम और 40% बिलियन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है कि हमारे पास सॉल्यूशन मैं करूं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं समझा दूं। ये कह रहा है कि इसमें ए एक है सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन है बी, इसका वजन है 300 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है और ये 400 ग्राम है सॉल्यूशन है। इसमें कोई भी सब्सटेंस है, इसका द्रव्यमान की दृष्टि से इतना बिलियन के 25% बिलियन के 300 ग्राम। इसका वेट बाय वेट परसेंटेज जो दिया हुआ है वो 25% है और इसका जो वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है वो दिया हुआ है 40% दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बिलियन है, ए भी बिलियन है, ए भी बिलियन है। 300 ग्राम है सॉल्यूशन, 400 ग्राम है सॉल्यूशन। जो 300 है इसका वेट बाय वेट 25% है और जो 400 है इसका वेट बाय वेट 40% है। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है आपस में। तो मिक्स करने के बाद अब पूछ रहा है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया इसका वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंट कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, वेट बाय वेट परसेंट 25% क्वेश्चन में है और सॉल्यूशन का वजन जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वजन कर देता हूँ, वेट किसका जी, सॉल्यूशन, इसका वजन 300 ग्राम दिया हुआ है। तो हम यहाँ सॉल्यूट का वेट निकालेंगे। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब विलय का वजन बटा में वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू होता है 100। ये हो गया 25 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना है बटा में 300 ग्राम और इनटू हो जाएगा 100। जीरो कैंसिल, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा आ गया कितना जी, 75 ग्राम आ चुका है।
इसी तरह से फॉर सेकेंड सॉल्यूशन की बात करूँ, दूसरे नंबर सॉल्यूशन से इसका वेट बाई वेट परसेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना है अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 400 ग्राम है। सेकेंड बिलियन में देख लीजिए 400 ग्राम है, 400 ग्राम और इंटू 100 करेंगे, एक कैंसिल आउट हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है, वेट बाई वेट परसेंट हमारा दे दिया है कितना, तो 40% दिया है। तो 40% दिया है तो मेरा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 ग्राम हो गया। तो चलो एक बात तय हो गई, ये तय हो गई कि इसमें वेट सॉल्यूट का वेट जो है वो हो गया 75 ग्राम और इसमें वेट आ गया सॉल्यूट का वो हो गया 160 ग्राम। दोनों सॉल्यूशन को मिला दिए तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा इन मिक्सचर में जब मिक्स कर देंगे तब की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं मिक्सचर में वेट ऑफ सॉल्यूशन का वजन कितना हो जाएगा। तो पहले में 300 ग्राम सॉल्यूशन था, दूसरे में 400 ग्राम सॉल्यूशन था, दोनों को जोड़ोगे तो 700 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। अब हमको वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है। तो दोनों मिक्सचर में सॉल्यूट पहले में 75 ग्राम था, देख लीजिए आ चुका है, सेकेंड में 160 ग्राम था, देख लीजिए पहले में 75 ग्राम दूसरे में 160 ग्राम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 75 और 160 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो गया और ये हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 1 और ये 9, सॉरी 160 अपॉन 75, 5, 3 और 2, 235 हो गया, 235 ग्राम हमारा टोटल वजन हो गया सॉल्यूट का। तो अगर मुझे निकालना है सॉल्यूशन का वेट बाई वेट परसेंट तो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया इंटू 100 करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 235 अपॉन इसका हो जाएगा 235 अपॉन 700 आई इंटू हो गया 100, ये कट गया, 7 से अगर हम क्रॉस कराएंगे तो 3 बार में 21, 33 पॉइंट करीब 33.5 के आसपास, 5-6 मान लीजिए 33.5 के आसपास आएगा, इतना करीब कटाइएगा क्रॉस कीजिएगा तो इतना परसेंट हमारा वज़न आ जाता है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाता है। तो यह बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, इसको बहुत इजी तरीका से हम लोग चलते हैं। 2.8 नंबर क्वेश्चन के साथ ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का है तो आप लोग इसको देख लें, क्योंकि मैं कंटिन्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 5, 6, 7 और इस बार 8 क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फार्मूला यह है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.075 ग्राम पर मिलीलीटर, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स हिंदी में मैं पढ़ दूँ, 2 to 2.6 यानी 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फार्मूला है C2H6O2, तथा 200 ग्राम जल मिला करके प्रतिहीम मिश्रण बनाया गया। ये प्रतिहीम मिश्रण क्या है इसके बारे में मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ। एंटी फ्रीज और प्रतिहीम दोनों बातें सेम है। एंटी फ्रीज का मतलब प्रतिहीम मिश्रण बनाया गया, जो विलयन की मोललता बनाया गया। तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। पहले तो पूछ रहा है कि मोलैलिटी बताएं। यदि विलयन का घनत्व इतना हो यानी 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलरता भी पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं। पहले मैं एंटी फ्रीज के बारे में बता दूँ। बच्चों, आप लोग विलयन चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि बर्फ़ जो है, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे प्रदेशों में जिनमें कि जहाँ गाड़ियाँ ठंडे प्रदेशों में जहाँ टेम्परेचर -0 से नीचे चली जाती है, -2, -3, -10, -20 ऐसे चला जाता है, तो कार्बोरेटर वाली जितनी गाड़ियाँ होती थी जिसमें कि पानी डाला जाता था, तो
तो वो वहाँ पर गाड़ी पहुँचने के बाद उस कार्बोरेटर में जो पानी था बर्फ़ जम जाता था और फट जाया करता था। तो वहाँ बड़ी टेंशन हो गई। अब तो एसी वाली गाड़ियाँ हैं जिसमें एसी फ़ैन लगते हैं, तो हम लोग पानी डालते यूज नहीं करते हैं। लेकिन उस समय में बड़ी दिक्कत होने लगी हम लोगों को, क्योंकि जितने भी कार्बोरेटर थे उसमें पानी बर्फ़ में जम जाता था और कार्बोरेटर फट जाता था, जिसके वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसा किया गया कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाना चाहिए, यानी -20 -30 चला जाए तो -10 डिग्री सेल्सियस में पानी जम नहीं पाएगा। तो उसके लिए उसमें हम लोग केमिकल डालते हैं, और सबसे अच्छा सूटेबल केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 पाया गया। यह इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसके वजह से पानी वाटर फ्रीज नहीं हो पाता है। इसीलिए इसको एंटी फ्रीज कहा जाता है, प्रतिहीम। प्रतिहीम का मतलब जो पानी को हीम नहीं बनने देता है, जमने नहीं देता है। तो चलो ये तो बात हो गई, आप लोग सॉल्यूशन में पढ़े हो। तो कह रहा है कि हमने पानी में 200 ग्राम वाटर में, मैं लिखते जा रहा हूँ और समझाते दे रहा हूँ, बोल रहा है कि वाटर जो है 200 ग्राम है, उसमें इतना ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया गया है। मिलाने के बाद उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी पूछा है, व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर इतना ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को इतना ग्राम वाटर में मिला दिया गया। दूसरा बोला कि अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी निकालें। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का हम वेट देखते हैं। सॉल्यूट का वेट 2.6 ग्राम है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या चीज़ है बेटा, तो वाटर है। ये भी हमारा कितना है, तो 200 ग्राम है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन की डेंसिटी, इसको ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। ये तीन चीज़ें हैं। पहला पूछा है व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड पूछा है व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही दो क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालूं। तो मोलिकुलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी C2H, यही फार्मूला है C2H6O2, इसका मोलिकुलर मास निकालना है। M सॉल्यूट, इथाइलिन ग्लाइकोल चूँकि सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है तो इसका निकालना है। तो कार्बन हो जाएगा 12 × 2, हाइड्रोजन 1 × 6, ऑक्सीजन हो जाएगा 16 × 2, दोनों करेंगे तो आ जाता है 62 ग्राम पर मोल। इसका मोलिकुलर मास हो गया इसका। अब मुझे मोलैलिटी निकालना है। पहला क्वेश्चन हमसे मोलैलिटी पूछा है बेटा। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी की फार्मूला हो जाता है M = वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, हो गया, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही फार्मूला है। तो अब हमारे पास देखते हैं मोलैलिटी के लिए सॉल्यूट के रूप में क्या चीज़ लिए हैं। तो सॉल्यूट हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है और सॉल्वेंट हमारा वाटर है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट 222.6 ग्राम है एंड इसका मोलिकुलर मास 62 है। अभी मोलिकुलर मास मैंने 62 निकाला। 1000 अपॉन इसका हो गया 200 ग्राम वाटर लिए हैं, कट गया कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो इसकी मोलैलिटी अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 17.95 मोल पर केजी। इसका आ गया एक आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मोलरिटी निकालने के लिए। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा है। तो मोलरिटी अगर मुझे निकालना है तो मोलरिटी = होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, हो गया, इंटू 1000 इंटू घनत्व सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन की डेंसिटी अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन का वजन। सॉल्यूशन का वजन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 222.6 और इसकी मोलिकुलर मास कितना है, तो 62 हो गया। क्यों बेटा, 62 हो गया इंटू 1000
आई इंटू डेंसिटी कितना हो गया, तो हमारे पास क्वेश्चन में डेंसिटी 1.072 डेंसिटी है। और सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का वेट इज इक्वल टू सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। अगर मैं बात करूं वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, यहीं पर कर देता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला करके हो जाएगा, यानी हमारा सॉल्यूट का वेट कितना है 222.6 ग्राम और 200 ग्राम सॉल्वेंट, तो टोटल हो जाएगा 422.6 ग्राम हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यह अगर इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 9.11 मोल पर लीटर। यह हमारा आंसर हो गया। तो बड़ी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग करने के बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 2.9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी, एक पेयजल है, फाउंड टू बी सिवियरली कंटामिनेशन विद द क्लोरोफॉर्म CaCl3 सपोज टू बी अ कार्सिनोजेन। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। पहला पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस इन द परसेंट बाई मास। दूसरा पूछ रहा है डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। हिंदी में पेयजल का एक नमूना क्लोरोफॉर्म CaCl3 से कैंसर जन समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। संदूषित मतलब प्रदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। दूसरा है जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करें। मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे कोई भी पानी पेयजल में छोटे मोटे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लेवल से ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं तो हमारे शरीर में कई रोग कॉज करते हैं। जैसे फ्लोराइड की ज़्यादातर मात्रा रहेगी तो दांत पर पीलापन हो जाता है, पीला होने लगता है। बहुत सारे नाइट्रेट हैं, अगर नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में पानी में घुली रहेगी और वही पानी गर्भवती महिला लंबे समय तक कंज्यूम करे या महिलाएं कंज्यूम करें तो गर्भ के बाद बच्चे में एक डिजीज कॉज हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें मिक्स्ड ब्लड फ्लो करता है। जन्म लेने वाले बच्चों में आपको नीला शरीर पड़ जाता है और यह IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो ये प्रदूषण कॉज करता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म कैंसर का कारक हो सकता है, कैंसर जन्य हो सकता है अगर वह 15 इतना घुल गया है कि पानी में इतना ज़्यादा घुल गया है कि पानी प्रदूषित हो गया है और वह प्रदूषण की सीमा पर हो गया है जो कैंसर कर सकता है। और वहाँ पर सीमा क्या है तो 15 ppm है, यानी हमारा सॉल्यूशन का ppm दिया हुआ है 15 ppm दिया है क्लोरोफॉर्म का। तो हमसे पूछ रहा है इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करें। तो हमारे पास सॉल्यूशन का ppm दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है ppm, 15 ppm सॉल्यूशन है। 15 ppm हमारा क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में हमारा ppm का फार्मूला होता है ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी क्लोरोफॉर्म का वजन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी क्लोरोफॉर्म और वाटर का वजन नीचे में इंटू 10⁶ यही होता है। अब हम बात करते हैं, हमसे पूछा है क्या चीज़ कि इसको एक 15 ppm तो दिया है, इसमें द्रव्यमान प्रतिशत में इसे व्यक्त करें। तो हम लोग करते हैं ppm इसको यहाँ पर लिख देते हैं 15 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ जी, पहला हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन और इसको कर देते हैं 10⁻² यानी 100 इंटू 10⁴। 100 को 10⁻² बोलेंगे और इसको 10⁴ बोल दिए। ये क्या चीज़ है बेटा, सॉल्यूट का वेट यानी विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये होता है वेट बाई वेट परसेंटेज होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये 15 हो गया इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज हो गया इंटू 10⁴ हो गया। तो हमारा वेट बाई वेट परसेंटेज कितना आ जाएगा तो 15 बटा में 10⁴ हो गया, यानी 1.5 इंटू 10⁻³ हो गया। इतना परसेंट पहला आंसर हो गया। सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर पूछ रहा है कि जल के नमूने में
क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करें, यानी डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के लिए हमको क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास चाहिए CHCl3। इसका मोलिकुलर मास होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरोफॉर्म का 35.5 × 3, टोटल करेंगे तो 119.5 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है। तो अगर मुझे मोलैलिटी निकालना है तो हमको वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म करना पड़ेगा CHCl3 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CHCl3 करना होगा इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ H2O करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि H2O जो है हमको उसका वेट पूरे सॉल्यूशन के वेट के बराबर लेना होगा, क्योंकि सोल्यूट जब बहुत कम हो तो सॉल्यूशन का वेट मतलब सॉल्वेंट का वेट यानी H2O का वेट लेना होगा। तो इसमें क्लोरोफॉर्म कितना है, तो हम लोग मानेंगे कि 15 ppm का मतलब हो गया कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में घुला है। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड 15 ग्राम मान लेंगे और इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 119.5 × 1000 अपॉन यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर 10⁶ करेंगे। तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमारा इसका मोलैलिटी निकालेंगे तो 15/119.5 इंटू 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻³ आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी टोटल मोलैरिटी, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल मोलैरिटी इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.125 टाइम्स में कर जाएगा। 120 मान लिए हैं तो 120 को करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो उस कंडीशन में मोलैलिटी इज इक्वल टू, अगर इसको करें तो 1.25 × 10⁻⁻⁴ मोल पर kg हो गया। और यह 4 क्वेश्चन आज मैं बनवाया हूँ। अगले क्लास में मैं और आगे क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त कर रहा हूँ।